बांग्लादेश की आवाम ने शेख हसीना वाजिद का तख्ता पलट के रख दिया है। शेख हसीना वाजिद ने इस्तीफ़ा दे दिया है और वो इंडिया रवाना हो गई हैं। बांग्लादेश में वहाँ की मिलिट्री इक़्तिदार में आ चुकी है। 21वीं सदी में मार्शल लॉ लग जाना बड़ा हैरान कर देने वाला इक़दाम है। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ एक पाकिस्तानी नौजवान मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश की बात करें तो आज वहाँ पे एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट देखने को मिली है। शेख हसीना वाजिद का वहाँ की आवाम ने तख्ता पलट के रख दिया है। उन्हें 45 मिनट का टाइम दिया गया कि आप 45 मिनट के अंदर इस्तीफ़ा दें और मुल्क छोड़कर चली जाएं। वो मिलिट्री के एक हेलीकॉप्टर में इंडिया रवाना हो गई। जैसे ही उनका हेलीकॉप्टर बांग्लादेश से उड़ा, उनकी रिहाइश गाह पर हमला कर दिया गया। क्या कहना चाहेंगे आप इस सारे मामले पे जो बांग्लादेश में हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में ये जो चीज़ होती है ये कोई दिनों में डेवलप नहीं होती है, ठीक है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी जिद्दोजहद होती है, बर्दाश्त होती है उसके पीछे। जब बर्दाश्त ख़त्म हो जाती है किसी भी आवाम में या किसी भी इंसान में, तो वो चीज़ें इस तरह उभर के आती हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी हुई है, लेकिन उभरने के लिए कोई एक अंगारा कह लें, कोई एक चीज़ चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, ठीक है, जो हम लैक कर रहे हैं यहाँ पे। उन्होंने जो किया है, पहले उन्होंने अपना कोटा सिस्टम अप्रूव कराया, ठीक है। 45% जो है उनके ऑफिशियल्स के पास, गवर्नमेंट ऑफिशियल के बच्चों के लिए था, ठीक है, जो स्टूडेंट्स हैं बड़ी जिद्दोजहद करके और मुंह पे जो है गोलियां खा के, तो उन्होंने अपना 90% जो है अप्रूव कराया। ये कोई छोटी बात नहीं है। आजकल आप देख लें, अपने हालात देख लें, कौन कितना निकल सकता है, निकल के दिखाएं। आप 4 बंदे जमा करें, इसके लिए करेज चाहिए होती है, जो पाकिस्तानी अवाम में तो खैर बिल्कुल नहीं है। हाँ, KPK में माना जा सकता है और बल्तिस्तानियों में ये माना जा सकता है। तो पंजाबी कह लें या पंजाब वालों से कह लें, ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप उन जैसे कुछ कर सकेंगे। सर, ये बात क्यों की जा रही है कि पाकिस्तान को बांग्लादेश से सीखने की ज़रूरत है? सीखने की ज़रूरत है इन अ सेंस के जो वो तरक्की कर रहे हैं, उन्होंने जो अपना रुपया, जो टका उन्होंने अपना अपलिफ्ट किया है, उस सेंस में, एक्सपोर्ट की सेंस में, मैन्युफैक्चरिंग की सेंस में, ठीक है। उनके आप इंडस्ट्रीज़ देख लें कितनी डेवलप हुई हुई है। हाँ, इस सेंस में तख्ता उलटना या उनके भी मिलिट्री कूप आया है, वो हमारे पास 3 बार आ चुका है माशाल्लाह, ठीक है। इसमें कुछ सीखने वाली बात नहीं है, लेकिन जो हक की बात हक कहना और गलत को गलत कहना, हमें ये सीखने की ज़रूरत है। सर, बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि शेख हसीना वाजिद जो है वो अपने बाप की तरह इस्तीफ़ा देने के बाद इंडिया भाग गई हैं। कहा जा रहा है कि वो इंडियन एजेंट है। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, इंडियन एजेंट कहना वो एक अलग बात है। जो है इंडिया की हुकूमत तो रही है बांग्लादेश में, ठीक है। इलेक्शंस इंजीनियर्ड होते हैं, ठीक है, वहाँ पे, और एक 30 साल से हसीना वाजिद ही विन करती आ रही हैं। ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है कि उनको ही चूज़ किया जाता है। वो अपने ओपोनेंट को मतलब बिला शिकस्त वो बाहर कर देती हैं। तो हमारी बस बदकिस्मती ये है कि हमारी यहाँ पे बारियाँ लगी होती हैं, ठीक है, एक आता है एक जाता, तो सेम स्ट्रक्चर ये उनका और हमारा। सर, हमने देखा है कि शेख हसीना वाजिद के ताल्लुकात इंडिया के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे थे और उनका इक़्तिदार में रहने पर इंडिया का बहुत बड़ा हाथ था। इंडिया की जानिब से उन्हें बहुत ज़्यादा हमेशा सपोर्ट किया गया है। जी बिल्कुल। उनका जो है, देखें, हुकूमतें आजकल जो है ना, जंगे तलवारों से और इस तरह नहीं की जाती। इनको कहते हैं कोल्ड वॉरफेयर कहते हैं, अगर आप मिलिट्री टर्म्स को अंडरस्टैंड करती हैं तो। ये कॉलोनियलिज्म कहते हैं। ब्रिटिश अब यहाँ से, हमारे पाकिस्तान से, इंडिया से चला तो गया है, लेकिन वो अभी भी उधर बैठे हम पे रूल कर रहे हैं, ठीक है। इंडिया ने भी और चाइना की भी यही पॉलिसी होती है कि अपने घर में बैठ के मुल्कों पे रूल किया जाए, उनको लोन देकर, उनको कर्जे देकर, उनकी इंडस्ट्री डेवलप करके उनको अपने मातहत कर लिया जाए। तो सेम वही अफगानिस्तान में इंडिया ने भी किया है, बांग्लादेश में भी कर रहा था, तो ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन सर, अगर हम बात करें, बांग्लादेश के मौसमी हालात भी बेहतर थे, उनकी करेंसी भी हमसे ज़्यादा अच्छी थी। एक वक्त था, कहा जाता था कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का कंपैरिजन किया जाता था कि हमने 70 सालों में क्या किया और हमसे टूटकर अलग होकर बनने वाला मुल्क बांग्लादेश, वो हमसे ऊपर निकल गया। लेकिन आज बांग्लादेश में इस तरह के हालात देखकर हैरत नहीं हो रही कि जहाँ पे एक सियासी इस्तेकाम भी है, जिसकी करेंसी वैल्यू भी हमसे ज़्यादा है, जहाँ एजुकेशन का निज़ाम, हेल्थ का निज़ाम, इंडस्ट्रीज़ पाकिस्तान से ज़्यादा बेहतर है, वहाँ पे इस तरह मार्शल लॉ लगना। देखिए, मार्शल लॉ, अब चीज़ें पाइल अप होती है ना। अब हमारी ये है कि बदकिस्मती कि हम उठते नहीं हैं, हम जागते नहीं हैं। उन्होंने कोई गलत स्टेप देखा, जैसे कि कोटा सिस्टम देखा, वो उठ खड़े हुए,
तो जाहिर इससे ये नहीं होता कि आपका सारा सिस्टम ही उन्होंने मफलूज किया हुआ था। थोड़ा नुकसान वो कर रही होंगी, नो डाउट। 30 साल उन्होंने अपना रखा है, एक राज रखा है बांग्लादेश पे, तो डिपेंड करता है आपका फ़ायदा कितना हो रहा है मुल्क का और नुकसान कितना हो रहा है। तो हमारा तो नुकसान फ़ायदे से बहुत बढ़ चुका हुआ है, ठीक है। और मे भी उस तरफ वो जा रहे हो तो वो उन्होंने वेकअप कॉल समझ के उठ खड़े हों कि अब भी ना उठे तो फिर कब उठेंगे। सर, हसीना वाजिद के जैसे ही बांग्लादेश से निकलने का आसार नजर आए, जैसे ही वो बांग्लादेश छोड़कर इंडिया की तरफ रवाना हुई, उनकी रिहाइश गाह पर हमला कर दिया गया, वहाँ पे लूट मार की गई और उनके जो वालिद थे, जिन्हें 1971 में जिनका एक बहुत बड़ा रोल था, जिन्होंने मशरकी पाकिस्तान को पाकिस्तान से अलग किया, उनकी जो एक मूर्ति बनी हुई थी, उनकी जो एक उनका कह लें कि तस्वीर बनी हुई थी, जो एक उसको तोड़ना शुरू कर दिया। कहा जा रहा है कि इस वाक़े को 9 मई के साथ रिलेट किया जा रहा है कि आखिर बांग्लादेश पाकिस्तान से ही निकलकर अलग हुआ था, तो वही चीज़ है बांग्लादेशों में भी देखेगी जो पाकिस्तानियों में। असल में देखें, जेनेटिक्स तो हमारी तकरीबन सेम ही है हिंदुस्तान से, ठीक है। और शरपसंद अनासिर जो है ना वो हर जगह होते हैं। कुछ जो रेवोल्यूशनाइज करना चाहते हैं, जो बेहतरीन मस्बत चेंज लाना चाहते हैं, उनमें जो नेगेटिव रोल जो प्ले करते हैं इस तरह की शरपसंदी करके, वो आपको हर जगह ही मिलेंगे। इससे ये साबित नहीं होता कि एक रेवोल्यूशन आई है तो उसमें खून खराबा नहीं होगा, उसमें तोड़ फोड़ नहीं होगी। मैटर ये करता है कि उसके शरपसंद अनासिर थे कितने, परसेंटेज क्या है उसकी, और उनमें समझदार या रेवोल्यूशन लाने वाले लोग कितने थे, ये बात होती है। उससे 9 मई से रिलेट करना वो एक स्टेज था, यही कह सकता हूँ मैं। सर, वहाँ के चीफ और आर्मी स्टाफ ने स्टेटमेंट दी है कि हम इक़्तिदार में आ चुके हैं, हम बांग्लादेश में, हम मुल्क के अंदर अमन कायम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन होगा वही जो अवाम चाहेगी। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि जो अवाम चाहेगी। अगर अवाम जो चाहती होती तो वो 30 सालों में हसीना वाजिद के अलावा भी कोई चूज़ कर सकती थी। और फ़ौज का ये अमल दखल जो है ना, ये एक कह लें कि पुराना स्क्रिप्ट जो है दोबारा दोहराया जा रहा है, इशारा ही कर सकता हूँ मैं। तो और खैर उसका काम नहीं है फ़ौज का कि वो इंटरफेयर करे, और अवाम की खिदमत करना जिनका काम है उनको देना चाहिए। ब्यूरोक्रेट होते हैं, उसके अलावा भी उम्मीदवार होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इसका मार्शल लॉ या कूप ही हल है कि वो आए और इक़्तिदार संभाले। सर, मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश जो 1971 में पाकिस्तान से टूटकर अलग हो गया था, आज वहां पर मिलिट्री इक़्तिदार में आ चुकी है। वहां की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना वाजिद ने इस्तीफ़ा दे दिया और इंडिया रवाना हो गई है। क्या कहना चाहेंगे जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है? जी, ये बहुत अफसोसनाक है। और स्पेसिफ़िकली जो आर्मी का टेक ओवर है, ये मैं इसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। एक डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के थ्रू जाना चाहिए था उनको। और जो एजिटेशन वो ठीक है, प्रोवोकिंग है, वो एक मैं समझता हूँ कि अवाम के अंदर शऊर है, लेकिन डेमोक्रेसी पे बिलीव करता हूँ मैं। मुझे बड़ा अफसोस हुआ है ये सुन के। और इस सिचुएशन में उनका जाना एक प्रॉपर मैकेनिज़्म के थ्रू अगर वो जाते, एक डेमोक्रेटिक वे से अगर वो निकाली जाती तो ज़्यादा बेहतर होता। इससे पहले अगर हम शेख हसीना वाजिद की फैमिली की बात करें तो उनके साथ जो कुछ हुआ, जाहिर है उन्हें भी अपनी जान के लाले पड़े हुए थे, लिहाजा इसीलिए वो जितना उन्हें टाइम ड्यूरेशन दी गई उसी के अंदर अंदर वो अपना मुल्क छोड़कर रवाना हो गई। जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है कि खून खराबा, दंगे फसाद, लोगों का मर जाना और ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। एक उन्होंने कह सकते हैं कि रेवोल्यूशन की तरफ वो गए हैं, बट इस हद तक नहीं जाना चाहिए था। और एक डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत का चेंज होना, और ख़ास तौर पे जिसमें आर्मी की इन्वॉल्वमेंट है, आर्मी का टेक ओवर है, उसको मैं तो माशाल्लाह ही कहूँगा। तो माशाल्लाह आज के दौर में और किसी भी मुअज़्ज़ब मुआशरे में इसको अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता, और ये नहीं होना चाहिए था। सर, अब ये देखें ना कि वहाँ की जो यूथ है वो काफ़ी अरसे से प्रोटेस्ट कर रही थी कोटा सिस्टम को लेकर, और ये तमाम जो है उन्हीं चीज़ों का जो है नतीजा है। और ये बात सोशल मीडिया पर चीख चीख के पाकिस्तान का मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तान के अवाम को बांग्लादेश से सीखने की ज़रूरत है। क्या सीखने की ज़रूरत है? कि क्या मिलिट्री को इजाज़त दी जाए? क्या डेमोक्रेसी को डीरेल किया जाए? मैं इसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। आर्मी का टेक ओवर करना या मार्शल लॉ का लाना, चाहे उसके साथ में अवाम भी सपोर्ट, मुशर्रफ आया, अवाम सपोर्ट में थी, गलत इकदाम था। आज रियलाइज़ हो रहा है कि वो गलत कदम था, मार्शल लॉ नहीं लगना चाहिए था। हमारे पास जितने भी मार्शल लॉ लगे, मार्शल लॉ हल नहीं है।
हरगिज़ ये हल नहीं है। सर इवन के मार्शल लगने की वजह से जो मुल्क है कितने साल पीछे चला जाता है, उस मुल्क की डेवलपमेंट, उस मुल्क की जो तरक्की है वो रुक जाती है। अब जो है बांग्लादेश भी हमारी तरह तरक्की की राह पे गामजन होगा, जिस तरह की तरक्की हम कर रहे हैं। इट्स अ कोटेड वर्ड कि ये जो है तरक्की जिस तरह की हम कर रहे हैं ना, इस तरह की तरक्की पे वो भी चला जाएगा। और अच्छा खासा हम वहाँ पे अगर बात करें तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी, उनका टका पाकिस्तानी रुपीस से ज़्यादा था, इकॉनमी ग्रो कर रही थी। पाकिस्तान की इकॉनमी से बेहतर हो रही थी, पाकिस्तान की इकॉनमी वहाँ शिफ्ट हो रही थी। अब इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जो बाद में अभी फेस करेंगे वो अल्लाह, मैं तो चाहता हूँ कि उनके यहाँ ऐसी कोई अनस्टेबिलिटी ना हो और ये जो एपिसोड आया है ये प्रोलॉन्ग ना हो। बट ये एक भयानक और शर्मनाक जो है ना एक इवेंट था, नहीं होना चाहिए था। हिस्ट्री इसकी इजाज़त नहीं देती है, इसके जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे नहीं हैं। सर अब ये देखें ना कि पाकिस्तान से कितनी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो बांग्लादेश मूव कर चुकी हुई थी, और हम हमेशा कंपैरिजन करते थे कि वो मुल्क जो पाकिस्तान से टूटकर 1971 में अलग हो गया वो पाकिस्तान से आगे निकल गया है। और देखें वो कौमें और वही मुल्क तरक्की करते हैं जहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है। और हसीना वाजिद की मैं साइड नहीं ले रही हूँ, मैं एक जर्नल बात कर रही हूँ कि जब तक उनकी एक हुकूमत बनी हुई थी, काफ़ी देर से वो इक़्तिदार में थी, तो वहाँ की जो मौशत है वो ऊपर ही जा रही थी। तो इसको रिलेट ये नहीं करता कि हसीना वाजिद की हुकूमत थी, बेसिकली डेमोक्रेसी थी। एक सिस्टम था जो डेवलप हुआ, मेच्योर हुआ और उसके रिजल्ट्स वो ले रहे थे। ठीक है, चाहे उसमें हसीना वाजिद का डेफिनेटली रोल है, 20 साल उन्होंने हुकूमत की है, उनका रोल रहा। लेकिन उनके यहाँ एक डेमोक्रेटिक वेज के थ्रू, चाहे वो रिग्ड होते हैं या उसको आप जो मर्ज़ी नाम दे लें, कि उसमें रिगिंग की जाती है, ओपोनेंट्स को उस तरह से फ्री कह लें कि जिसको हम हमारे यहाँ जो एक वो क्या कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड, यस द एग्जैक्ट वर्ड, कि वो नहीं दी जाती थी। बट एक लूला लंगड़ा एक डेमोक्रेटिक सिस्टम था, वहाँ पे लोगों को ट्रस्ट था एक निज़ाम के ऊपर। लेकिन ये कू ने आके उनके सारी जो इंटेग्रिटी है उसको ख़त्म किया है। मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा इकॉनमी के लिए भी, और ओवरऑल उनकी जो कह सकते हैं कि जो जिस ट्रैक पे वो चल पड़े थे, जिस ट्रैक पे वो उनका इकोनॉमिक सिस्टम मूव कर रहा था, वो डी ट्रैक होगा। अगर हम बात करें शेख हसीना वाजिद की, वो इंडिया रवाना हुई, क्या वजह थी कि उनके वालिद भी इंडिया गए और वो भी इंडिया ही गई? देखिए, हम सब जानते हैं, हिस्ट्री है, मेरा ख्याल है बाहर कोई जानता है कि उनके टाइज़ हैं उनके साथ। इंडिया ने हमेशा जो हसीना वाजिद एंड फैमिली जो है उसको सपोर्ट किया है, और शायद इसी वजह से वो उधर गए। प्लस उनके वालिद भी जो हैं वो भी इसी वजह से गए, उनके टाइज़ हैं, नो डाउट। तो सर बात हमें पता है कि इंडिया ने हमेशा जो है उनको सपोर्ट किया है, और उनके इक़्तिदार में रहने की बड़ी वजह जो है वो पीछे इंडिया की सपोर्ट थी। तो अब इंडिया अब उन्हें कितनी देर तक पनाह दे सकता है? आई डोंट नो कितनी देर तक दे सकता है, बट मेरे ख्याल में अगर इंडिया ने इकदाम किया तो ये भी पॉजिटिव है। उन्होंने एक एक्स प्राइम मिनिस्टर, उसके अलावा उनके पास क्या ऑप्शन था? जिस तरह के वो हालात से निकल के जा रही थी, तो ये भी उन्होंने खैर सगाली, मैं समझूंगा कि हसीना वाजिद के लिए उन्होंने खैर सगाली का एक कह लें कि इकदाम उठाया है। प्लस अब जो जिस तरह के हालात वहाँ पे हैं, ये कूल डाउन होंगे तो मैं भी हसीना वाजिद के लिए कुछ रास्ते हमवार हो सकें, वो दोबारा से जो है अपने मुल्क वापस जा सकें। और मेरा ख्याल है उनको जाना चाहिए, उनको पॉलिटिक्स में भी रहना चाहिए। सर जिस तरह उनकी जाने के बाद उनकी रिहाइशगाह पर हमला किया गया, उनका वहाँ से सामान चोरी किया जा रहा है, लोग लूट मार कर रहे हैं। शेख मुजीबुर रहमान का जो वहाँ पे पुतला बना हुआ था, हमने देखा है सोशल मीडिया पे लोग ऊपर चढ़ रहे हैं और थोड़ियाँ मार मार के उसको तोड़ रहे हैं। आपको लगता है कि उनका वापस जाना ठीक रहेगा आफ्टर सम टाइम? जी, ये जो इवेंट हुआ है, ये जो आपने बताया है कि उनके जो स्टैचू को तोड़ा गया, उनकी चीज़ों को लूट मार की गई, ये शरपसंद अनासिर हैं। और ये मेरा ख्याल है प्लांटेड ही होते हैं, जो ओपोनेंट्स होते हैं उनकी तरफ से, या वो ओपोनेंट कोई भी हो सकता है, ये उनकी तरफ से प्लांटेड लोग होते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि जो मेन जो वहाँ के अवाम है वो कुछ ऐसा चाहते होंगे, मेरा नहीं ख्याल कि वो कुछ ऐसा चाहते होंगे, ना ही वो ऐसा कुछ करना चाहते होंगे। और जो उनके फादर की लेगेसी है वो कोई आम लेगेसी नहीं है, वो फाउंडिंग मेंबर में से हैं, बांग्लादेश बनाने वालों में से हैं। तो मेरा ख्याल है उनका सेंटीमेंट वहाँ मौजूद होगा।
और ये जितनी हरकतें की हैं ये सारी शरपसंद अनासर ने की। सर, बांग्लादेश की अवाम ने बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना वाजिद का तख्ता पलट के रख दिया है। शेख हसीना वाजिद ने इस्तीफ़ा दिया और भारत रवाना होगी। कहा जा रहा है कि वहाँ से वो लंदन जाएंगी और बांग्लादेश की जो मिलिट्री है, उनकी जो आर्मी है, वो इक़्तिदार में आ चुकी है। उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ये स्टेटमेंट दी है कि हम इक़्तिदार में तो आ गए हैं, लेकिन हम सिर्फ मुल्क में अमन कायम करेंगे और होगा वही जो अवाम चाहेगी। क्या कहना चाहेंगे 2020 में 21वीं सदी में मिलिट्री का इक़्तिदार में आ जाना किसी मुल्क के कितना पॉजिटिव और नेगेटिव है? देखिए, पॉजिटिव तो नहीं है। पॉजिटिव ये है कि इसमें सैंक्शंस वगैरह लग सकती हैं उन पे, लेकिन अगर तो वो वक्ती तौर पे आए हैं तो इंटरनेशनल मीडिया को भी पता है क्या मामला चल रहे हैं वहाँ पे। अभी जो भी हुआ है बेसिकली देखा जाए तो वो कौम की वजह से हुआ है। जो कौम ने इनिशिएटिव लिया है उसी पे ही जो फ़ौज ने इनिशिएटिव लिया उनकी आवाम की वजह से लिया। और बंगाली आवाम जो है उसको आप जानते हैं, वो जो करना चाहते हैं ना वो कर लेते हैं। और ज़िंदा कौमें जो होती हैं ना वो अपने लिए राइट्स भी जानती हैं, ठीक है, कि किस तरह राइट लिए जाते हैं। और हमारी आवाम जो है वो वक्ती तौर पे तो वो आ जाते हैं, एक दफ़ा थोड़ा सा बूस्ट अप होते हैं, लेकिन उसके बाद फिर बैठ जाते हैं, अपने राइट्स के लिए नहीं निकलते। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के अवाम को बांग्लादेश से सीखने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। क्या सीखना चाहिए? ज़रूरत है, देखिए उसके लिए कि अपने राइट के लिए लड़ना चाहिए। लड़ने के लिए ये कि उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि हमारे अंदर यूनिटी होनी चाहिए। यूनिटी नहीं है, हर बंदा अपने राइट के लिए लड़ रहा है। दूसरे का राइट, जब अपना राइट मिल जाता है तो वो दूसरे के अगेंस्ट हो जाता है। तो इसी वजह से ये मामला था वहाँ पे, ये कि यूनिटी है। 1971 में भी एक उन्हें लगा कि हमारे राइट्स जो हैं वो नहीं मिल रहे हमें भी कुछ बताया गया है, लेकिन व्हाट्सएवर क्या तारीख थी, क्या मामला थे, तो अभी आप देख लें कि हमने दोबारा से वो चीज़ देखी है। हमने 1971 में तो हम नहीं थे, आज हम हैं। हमने देखा है कि उन्होंने क्या किया, अवाम ने क्या किया, और अवाम के आगे उन्होंने घुटने टेके हैं और वो चले गए। वो लंदन जाते हैं या जहाँ भी जाते हैं, लंदन तो वैसे ही जन्नत है सबके लिए, ठीक है। तो अभी भी मेरे ख्याल में उसका दूसरा नंबर ही है लंदन जाने में। सर, आप देखें ना कि 20 साल शेख हसीना वाजिद की बांग्लादेश में हुकूमत रही है। उनकी यूथ को उनसे क्या इख्तलाफात थे कि उन्होंने उन्हें इस हद तक मजबूर कर दिया कि वो इस्तीफ़ा दे दें और मुल्क छोड़कर चली जाए? देखिए, असल में उनको इशू ये था कि वहाँ पे कोटा सिस्टम है। वो कोटा सिस्टम ऐसे था कि 35% जो है वो मक्ती बानी जो तहरीक थी उसके लिए उन्होंने रखा था कि जी वो जो उस वक्त लोग थे जो उनके मुताबिक कि वो शहीद हुए हैं। अब जो शहीद हुए हैं उनके जो वरसा थे उनके लिए उन्होंने कोटा रख दिया था कि बाकी किसी को जॉब मिले ना मिले, इनको मिलनी चाहिए। वो एक नस्ल चली गई, उसके बाद उनकी अगली नस्ल आ गई, उनमें भी कोटा सिस्टम रखा गया। फिर ये कि उनकी हुकूमतें चेंज भी होती रही हैं। जब हसीना वाजिद की हुकूमत आती थी तो वो फिर दोबारा उसको रिवाइव कर देते थे। इस दफ़ा भी वही हुआ है, दरमियान में वो सिस्टम ख़त्म हो गया था। अब ये हुआ कि उनकी तीसरी नस्ल चल रही है, तीसरी नस्ल को भी वो कोटा सिस्टम दे दिया। उन्होंने कहा जी वो जो शहीद हो गए वो तो चले गए, जो इन लोगों ने तो कोई एफर्ट नहीं की। तो ये कब तक चलता रहेगा? अब बाकी आवाम के भी राइट्स हैं, तो उस राइट के लिए वो निकले हैं। और ये एक तहरीक स्टूडेंट से ही चली है और स्टूडेंट से फैलती फैलती यूनिवर्सिटी से वो बाकी यूनिवर्सिटीज़ में चली गई। तो अब ये कि उन्होंने अपने राइट के लिए वो लड़े हैं। उन्होंने कहा कि जी ये हम इस कानून को नहीं मानते। अब एक छोटी सी तहरीक बड़ी तहरीक में बदल गई और आज देख लें उन्हें घुटने टेकने पड़े और चले गए वो। सर, पाकिस्तान मीडिया की जानिब से ये बात की जा रही है कि जिस तरह शेख हसीना वाजिद के वालिद शेख मुजीबुर रहमान भारत रवाना हो गए थे, उस तरह शेख हसीना ने भी भारत जाकर ये साबित कर दिया है कि वो इंडियन एजेंट है। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, किसी भी कंट्री के कुछ जो कहते हैं ना कि मफादात होते हैं किसी के साथ, उनके साथ डेफिनेटली अच्छे ताल्लुकात थे। और जिनके साथ ताल्लुकात अच्छे होते हैं और जिनके लिए इंसान काम करता है तो वो मुश्किल में उनका साथ देते हैं। तो वो कहाँ गए हैं फ़िलहाल, वहाँ से अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि गए कहाँ पे हैं। अब अगर वो इंडिया में ही रहते हैं, किसी और कंट्री में नहीं जाते, तो ज़ाहिर बात है उनको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। इंडिया शुरू से ही सपोर्ट कर रहा था। दूसरी मैं एक चीज़ कहूँगा कि सपोर्ट किसी बाहर से ना तब आपको आती है, उसकी मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ कि आपके घर में अगर लड़ाई हो रही है ना, अगर आपके घर में लड़ाई है, आपस में आपका इत्तेफाक नहीं है, तो जो आपका दुश्मन है ना वो अटैक करेगा। वो क्यों करेगा? वो प्रॉक्सी खेलेगा, और प्रॉक्सी खेली गई है, 1971 में भी खेली गई है। उसकी वजह क्या थी कि उनके राइट्स नहीं दिए जा रहे थे। तो जब आपस में लड़ाई हुई है तो वो आ गए हैं दरमियान में। इंडिया तो ये कर रहा है, हर कंट्री करता है। अगर हम इंडिया को कहें कि उन्होंने क्यों किया तो ये तो हम नहीं कह सकते उन्हें कि जी
हर एक का काम है, वो हम दुश्मन हैं उनके, हम भी करते हैं वो भी करते हैं। सर अब अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो उनकी इकॉनमी बड़ी अच्छी थी, उनकी करेंसी की बात करें तो टका पाकिस्तान से ज़्यादा बेहतर वैल्यू रखता था। उसके बावजूद भी अब इस तरह से मिलिट्री का इक़्तिदार में आ जाना, क्या वहाँ डेवलपमेंट हो सकेगी या उनकी डेवलपमेंट रुक जाएगी? देखिए मिलिट्री आई थिंक पहले कभी आई नहीं है उनकी मिलिट्री, पहले आज तक का उनका रिकॉर्ड है, इंडिया में भी रिकॉर्ड है, उधर भी रिकॉर्ड है, कभी मिलिट्री आई नहीं है। अभी ये कहना मेरे ख्याल में कुछ जल्दी हो जाएगा कि वो मुस्तकिल रहेंगे या नहीं रहेंगे। इस वक्त देखा जाए तो इस वक्त तो अवाम की कॉल पे आए हैं, क्योंकि अवाम में इस वक्त जो है वो कैजुअलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो गई थी और लोग मरना शुरू हो गए थे। अब एक बंदा इक़्तिदार पे काबिज़ है, वो कहे मरते रहें लोग, मरते हैं तो वो इस वक्त तो यही लग रहा है कि फ़ौज जो है वो अवाम के लिए आई है। अवाम उसके बाद वो इक़्तिदार किसको देती है किसको नहीं देती वो देखना पड़ेगा।